हेलो बच्चों, आप सभी को स्वागत है बासु एनसीईआरटी क्लासेस में। तो बच्चे आज हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो ये फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिया गया था कि फोर्स क्या होता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को डिस्कस किए थे। तो इस वीडियो में आपको न्यूटन सेकेंड लॉ को डिस्कस करेंगे। और उससे पहले ये सेकेंड लॉ डिस्कस करने से पहले कुछ टर्म्स है, जैसे मास। मास क्या होता है, मास को एक्सप्लेन करेंगे। मास क्या होता है, फिर उसका मोमेंटम, व्हाट इज मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज क्या कहलाता है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम से क्या हो सकता है, ये डिफाइन करेंगे। फिर न्यूटन सेकेंड लॉ को डिफाइन करेंगे कि न्यूटन सेकेंड क्या है। फिर उसके बाद सम बेसिक क्वेश्चन, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो बच्चे लोग इस चैनल पे नए हैं प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई मास क्या होता है। आपको मास को जनरली क्या पता होगा? है सर मास वेट सब तो एक ही है सर। नहीं, अगर तुम जानने की कोशिश करोगे, फिजिक्स स्टूडेंट हो तो क्या कहोगे कि सर मास और वेट है जो बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, मास और वेट सेम नहीं होता है। ठीक है, मास है कि किसी भी बॉडी कंटेंट एनी मटेरियल इज कॉल्ड मास। मतलब किसी में बॉडी को मेजर करने के लिए या किसी बॉडी को या मेजर कंटेंट इन एनी बॉडी, ठीक है, इज कॉल्ड मास। मतलब बॉडी में कितना माल भरा हुआ है या बॉडी में कितना कंटेंट है, कितना कंटेंट फील है, वही मास होता है। वेट होता है, वेट इज ए फोर्स। वेट क्या है? वेट एक फोर्स है। लेकिन जो मास होता है, मास ये फोर्स नहीं है। मास तो द्रव्यमान है, किसी ऑब्जेक्ट का भार या किसी ऑब्जेक्ट का वजन जो वही मास हो गया। लेकिन वेट होता है वो एक फोर्स होता है। तो ये क्या होता है कि जो मास है, मास में हमेशा क्या है कि उस ऑब्जेक्ट में कितना कंटेंट फील है, जो कंटेंट फील है उससे ऑब्जेक्ट को फॉर्म होने में जो चीज उसमें भरा गया है या जो ऑब्जेक्ट उसमें लगा है उस ऑब्जेक्ट को फॉर्म करने में, वही हो गया मास हो गया। जैसे एक मैं हूं, एक कोई पतला बंदा है, ठीक है, सॉरी पतला नहीं, मोटा बंदा, पतला तो मैं खुद हूं यार। एक मैं हूं, एक तो ये मोटा बंदा है, बहुत मोटा। अगर उसके देखोगे कि उसका जो शरीर का जो फॉर्मेशन होगा ये इतने बड़े एरिया में होगा, मेरा फॉर्मेशन इतने बड़े एरिया में है, तो मेरे अपेक्षा उसका बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, मेरा कम कवर कर रहा है। तो मतलब मेरे में है जो मटेरियल कंटेंट है वो थोड़ा है, किसके अपेक्षा? इस बंदे जो मोटे बंदा है, मोटा जो बंदा है उसके अपेक्षा मेरा में बॉडी में जो कंटेंट मटेरियल है वो कम है, उसमें ज़्यादा है। इसका मतलब कि उसमें जो माल ज़्यादा भरा गया है, उस बंदे को फॉर्म करने के लिए उसमें माल ज़्यादा भरा गया, मेरे में माल कम भरे हैं। ये तो नाइंसाफी हो गई भाई। चलो, जब मेरे में क्या रहा है कि मेरे माल कम है, क्योंकि मेरे माल कम होने के कारण हम पतले बने, ये इसमें ज़्यादा माल होने के कारण ये ज़्यादा बड़ा साइज में बना। तो यही मास हो गया कि जितना बॉडी को में फॉर्म होने में जो कंटेंट उसमें जो लगा वही मास हो गया, कि जिसमें उस ऑब्जेक्ट में कितना माल लगा वही मास हो गया। तो जो मास होता है ना, देखो बच्चों, जो ये मास होता है, मास को डिनोट करते हैं, डिनोटेड कैपिटल एम। ये मास को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। किसी चीज को शॉर्टकट, ये शॉर्टकट ट्रिक है, मतलब शॉर्टकट फॉर्म है, सिंबल है। मास को शॉर्ट सिंबल से डिनोट करते हैं एम से। ये मास जो होता है ना, ये एक कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि मास में आपको पता है, स्केलर क्वांटिटी आपको क्या पैसे पता है कि जिस ऑब्जेक्ट में मैग्नीट्यूड व डायरेक्शन नहीं हो वो स्केलर क्वांटिटी कहलाता है कि नहीं कहलाता है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या है? जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी प्रेजेंट हो तो वो क्या हो जाएगा? वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है कि मैग्नीट्यूड सिर्फ और डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, तो क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें क्या है? इस सब्जेक्ट में इसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का होने का मतलब उस ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट वैल्यू, जो वैल्यू प्रेजेंट जो मैग्नीट्यूड क्या, जैसे 5 kg, 10 kg, 4 kg, 9 kg, 8 kg, 22 kg, 50 kg, 100 kg, ये जो kg का वैल्यू दे रहा है वो एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है। तो ये हमको तो मैग्नीट्यूड तो दे रहा है, लेकिन इसका कोई डायरेक्शन, मास का कोई डायरेक्शन हो सकता है
कि नहीं 100 kg इस डायरेक्शन में, मेरा वजन है 50 kg इस डायरेक्शन में, ऐसा कभी बोलते हो? नहीं ना। क्या बोलते हो कि मेरा वजन 50 kg है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, इसलिए क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी हो गया। अब इसको देखिए, जो इसका मास का एसआई यूनिट, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट जो होता है वो केजी हो जाता है और सीजीएस यूनिट ग्राम हो जाता है। जी फॉर ग्राम, ये किलोग्राम ये ग्राम, ठीक है, ग्राम ये किलोग्राम। क्या हो गया, समझ में आ रही बात? एसआई यूनिट केजी की हो गया या किलोग्राम जिसको बोलते हैं, सीजीएस यूनिट क्या हो गया, ग्राम हो गया, ठीक है। और जो मास में जितना ज्यादा मास किसी पे, जितना ज्यादा मास ज्यादा प्रेजेंट रहेगा उसमें इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। बात समझ में क्या हो रहा है कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा उसमें इनर्शिया होगा, ठीक है। चलिए अब इसका हम नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, हम ये क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। देखिए मोमेंटम क्या होता है, आपको पता होगा मोमेंटम क्या होता है? हमें नहीं पता भाई साहब मोमेंटम क्या होता है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, तुम कर बाबू। देखो मोमेंटम जो होता है, ऐसे तुम जनरल तुम लोग जानते हो कि हाँ बस फॉर्मूला जानते हो कि P इक्वल टू एम बी, मोमेंटम इज इक्वल टू एम बी, मास और वेलोसिटी का गुणनफल जिसका प्रोडक्ट बोलते हैं, वो मोमेंटम कहला, ये जनरल हो गया। अब इसको कुछ एग्जांपल से समझेंगे कि मोमेंटम क्या है, ठीक है। देखिए मोमेंटम क्या है, मोमेंटम अगर सपोज किसी ऑब्जेक्ट पे, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, यहां मैं बनाता हूं, ये अगर क्या बॉल ही बना देता हूं, ठीक है। ये अगर ये बॉल है, ये क्या है, इसका सरफेस है, और एक ये बॉल है, ये इसका सरफेस है। इस बॉल का जो वजन है वो सपोज मान लीजिए 2 kg, इसका भी 2 kg, ठीक है। दोनों बॉल का जो वजन है वो 2 kg दे दी। अब इसका वेलोसिटी जो दे दिए, वेलोसिटी इसका सपोज मान लिए 8 मीटर पर सेकेंड, इसका वेलोसिटी जो मान लिया 2 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ, ये तो मास सेम है, वेलोसिटी में डिफरेंस है। अगर कोई इंसान यहां खड़ा है, ये इंसान कोई खड़ा है, और अगर ये बॉल को मूव करते चला है, दोनों बॉल मूव करता है, क्यों, वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो जाहिर सी बात है कि ये मोशन होगा, वेलोसिटी प्रेजेंट है ना। तो ये मोशन जब होगा, जब ये बॉल मूव करेगा तो सबसे किस बॉल से इसको ज्यादा इंजर्ड होगा, ये दोनों बंदा, एक यहाँ है एक इस कंडीशन पे, मतलब कि इस दोनों बॉल से किस बॉल से सबसे ज्यादा इंजर्ड होगा, बॉल ए से इंजर्ड ज्यादा होगा कि बॉल बी से इंजर्ड होगा, किससे इंजर्ड होगा? अरे भाई साहब ये देखिए, ये बॉल ए से ही इंजर्ड ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें वेलोसिटी ज्यादा है इसके अपेक्षा, क्योंकि बॉल का तो सेम वजन है, जो मास होना चाहिए वो सेम मास है, लेकिन इसका जो वेलोसिटी है इसका ज्यादा, जिसका ज्यादा वेलोसिटी होगा वो ज्यादा इंजर्ड होगा। अगर बॉल दोनों सेम हो तो इसका वेलोसिटी ज्यादा, तो ज्यादा इंजर्ड होगा, क्योंकि ज्यादा वेलोसिटी होने के कारण इसमें मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा, मोमेंटम ज्यादा होने के कारण इसमें फोर्स ज्यादा लगेगा, ठीक ना। किसी ऑब्जेक्ट में अगर मोमेंटम ज्यादा होने के कारण उसमें फोर्स ज्यादा लगेगा, जिसको फोर्स ज्यादा लगा तो जाहिर सी बात है उसको इंजर्ड होना ही ज्यादा है। अगर सपोज एक यहां पे एक ये बॉल है, एक ये बॉल है, अगर सपोज ये 5 kg है, ये 50 kg है, इसका वेलोसिटी मान लिया 10 मीटर पर सेकंड है, इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। अब यहां पर एक खड़ा है, अब बताओ कि इस दोनों में सबसे ज्यादा किससे ज्यादा इंजर्ड होगा, कौन ज्यादा इसको इंपैक्ट करेगा, बताओ।
तुम यहाँ पर देख पाओगे कि सर जो ज़्यादा सिंपल से देखो कि 50 kg का सामान है, सर इतना स्पीड से आ रहा है, तो मारेगा तो हम हो सका मर भी जाएं, चाहे कुछ भी हो सकता है, हड्डी पसली एक हो जाएगा। अगर लेकिन ये 5 kg का नहीं, इसको हम थाम सकते हैं, मतलब कि जो 5 kg वाला है ये कम इंजर्ड देगा इसको, लेकिन जो 50 kg वाला ये ज्यादा इंजर्ड। क्यों? क्योंकि इसमें वेलोसिटी तो सेम है, लेकिन मास क्या है, एक कम एक ज्यादा। तो मास हमेशा क्या था, मोमेंटम का मास क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि मोमेंटम इज इक्वल टू होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू होता है क्या, कि जितना मास है उसे मल्टीप्लाई कर दो वेलोसिटी से, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यही ना मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी, अगर इसमें करेंगे तो 50 आ जाएगा, इसमें करेंगे तो 500 आ जाएगा। तो मोमेंटम इसमें 500 प्रोड्यूस कर रहा है, इसमें 50 मोमेंटम प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो ज्यादा मोमेंटम प्रोड्यूस कर ज्यादा डेंजर होगा। आई बात समझ में क्या होता है मोमेंटम, ठीक है। देखिए अब इसमें देखिए, इसमें पॉइंट क्या है, पॉइंट को देखिए, मोमेंटम को जो डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई मोमेंटम को क्या पी से डिनोट करते हैं। ये क्या है, पी सिंबल, ये हम क्या लगाएं, ये कैप, इसका मतलब एरो का मतलब हुआ कि ये वेक्टर है, मतलब किसी एक यूनिट किसी भी डायरेक्शन में प्रेजेंट होगा। पी का ऊपर एरो लगाने का मतलब कि किसी एक डायरेक्शन में होगा। ये कैसा क्वांटिटी होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेक्टर क्वांटिटी के ही ऊपर ये एरो का सिंबल देता है कि कोई किसी भी एक डायरेक्शन ही होगा, डायरेक्शन ये देगा तो देगा, ठीक है। अब ये सेकंड क्या है, ये कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। अब बताओ ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड भी देगा प्लस में डायरेक्शन भी देगा, इसलिए क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका एसआई यूनिट देखिए, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, अगर एसआई यूनिट अगर हम देखते हैं तो अगर हम लिख लेते हैं तो देखो केजी मीटर पर सेकेंड ये होता है, ठीक है। आप कहिएगा सर ये कैसे आया सर, ऐसा जाहिर सी बात है कोई पूछोगे तो देखो कैसे होता है। मोमेंटम इज इक्वल टू जो होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू, मोमेंटम को क्या पी से डिनोट करते हैं, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम होता है। तो जो मोमेंटम क्या है, इसका यूनिट देखिएगा तो ये मास हो गया, तो मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड। अब इसी का अगर सीजीएस यूनिट लिखिएगा तो क्या आ जाएगा, सीजीएस यूनिट ग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये कौन सा हो गया, ये सीजीएस यूनिट, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये सीजीएस यूनिट हो गया। अब बताइए जो मोमेंटम होता है ना, ये हमेशा ऑलवेज जिस डायरेक्शन में मोमेंटम होगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा उस डायरेक्शन में मोमेंटम होगा, ठीक है। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, कुछ भी हो, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में ही मोमेंटम होगा। ये एकदम 100% करेक्ट और श्योर है, ठीक है। ऐसा कोई कंडीशन है ही नहीं कि ऐसा कभी चेंज भी हो। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उस डायरेक्शन में मोमेंटम, ये क्या मोमेंटम की खासियत है कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होगा। आई बात समझ में कि मोमेंटम क्या होता है। अगर सपोज मोमेंटम का देख रहा है कितना इफेक्ट पहुंच रहा है किसी ऑब्जेक्ट को, अगर मोमेंटम का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर वेलोसिटी सेम कर रहे हैं, मास को डिफरेंट कर रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, एक ज्यादा बड़ा एक कम बड़ा, मतलब कि ये बोल सकते हैं जो मोमेंटम होगा ये किसका, मोमेंटम जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम का होगा, यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम का होगा, ठीक है। अगर
ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा, मतलब कि मास बढ़ेगा तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, कुछ भी एक बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, इसी को फिर लिख देते हैं P = mv। ठीक है, चलिए अब इसका नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। इतना बात समझ में आ रहा है बच्चों सभी को? अब इसमें देखते हैं कि चेंज इन मोमेंटम क्या चीज है। ये तो हम मोमेंटम पढ़ लें कि मोमेंटम भाई ये मोमेंटम होता है। अब चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम में चेंज होना क्या है? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या है? देखिए चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, अगर सपोज एक हम ये बॉल लेते हैं, ठीक है, एक सपोज एक हम ये बॉल लिए, ये सरफेस है, ये मान लीजिए कि 2 kg का बॉल है। ठीक है, ये सपोज यहाँ 5 मीटर/सेकंड से रफ्तार से जा रहा है। अगर इस पोजीशन पे आया कुछ दूरी समय जाकर, तो ये 2 kg का ही बॉल है, लेकिन इसका वेलोसिटी क्या हो गया? 3 मीटर/सेकंड हो गया। ये 5 मीटर तक कुछ दूरी जाने के बाद इसका वेलोसिटी हो गया 3 मीटर/सेकंड। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया? चेंज इन मोमेंटम जो हुआ, जो यही होता है जो मोमेंटम, ये तो चेंज इन मोमेंटम को डेल्टा पी से डिनोट करते हैं। क्यों डेल्टा पी से करते हैं? डेल्टा का मतलब होता है किसी में चेंज होना, कितना चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, चेंजिंग ही ये डेल्टा को डिनोट करता है। तो चेंज इन मोमेंटम को कैसे डिनोट करते हैं? डेल्टा पी। डेल्टा पी इक्वल टू मोमेंटम का क्या फॉर्मूला बताया? एम भी बताए थे। तो मास तो सेम है, तो पहला कंडीशन में एम यू क्यों दिए? जो इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा, इसका फाइनल वेलोसिटी होगा, क्योंकि यहां से चला तो कुछ वेलोसिटी था, इस पोजीशन पे आया तो ये कुछ वेलोसिटी होगा। तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा, ये फाइनल इसका वेलोसिटी हो जाएगा। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज का मतलब क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट में जैसे वेलोसिटी में चेंज करना, वेलोसिटी में चेंज करना कैसे करते थे? v1 माइनस या v माइनस यू करते थे, या v1 माइनस या v2 माइनस v1। चेंज वेलोसिटी ऐसा ही होता है ना, किसी ऑब्जेक्ट में जो फाइनल वेलोसिटी है उसको इनिशियल वेलोसिटी से माइनस कर देना है। चेंज वेलोसिटी यही होता है ना। तो चेंज मोमेंटम क्या है? जो फाइनल मोमेंटम है उसको इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर देना है। यही होता है ना चेंज मोमेंटम, जो भी फाइनल हो, फाइनल मोमेंटम को इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर देना। तो चेंज मोमेंटम क्या होगा? जो एम तो मास तो दोनों का सेम है, तो इसका जो फाइनल v फाइनल माइनस ये इनिशियल था, ये फाइनल हो गया। एम भी इनिशियल। अब इसको क्या कैसे लिख सकते हैं? एम को कॉमन ले लीजिए, वी एफ माइनस वी आई। यही तो चेंज इन मोमेंटम हो गया। जो मोमेंटम फाइनल था उसको में इनिशियल को हम माइनस कर दिए, तो वही हमको चेंज दे दिया कि कितना का चेंजिंग आया। इस पॉइंट पे क्या मोमेंटम था, फाइनल पॉइंट पे क्या मोमेंटम था, इस दोनों का डिफरेंस निकाल देना चेंज इन मोमेंटम कहलाया। यही तो चेंज इन मोमेंटम है। ठीक है, तो ये मोमेंटम जो होता है यही चेंज इन मोमेंटम हो गया। और देखिए जो मोमेंटम क्या कहलाता है कि अगर सपोज मोमेंटम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास का भी हो जाएगा, और मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी का भी हो जाएगा। अगर सपोज मास इंक्रीज करेगा तो मोमेंटम भी इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो मोमेंटम भी इंक्रीज करेगा। अगर सपोज मास डिक्रीज करेगा तो मोमेंटम भी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, इसको इधर लिख देते हैं, कंफ्यूज नहीं हो। मास भी डिक्रीज करेगा। नहीं इधर ही रहने दो, तुम और कंफ्यूज हो जाओगे।
और अगर ये वेलोसिटी डिक्रीज किया तो मोमेंटम भी डिक्रीज करेगा। किसी एक में चेंज हो जाना चेंज इन मोमेंटम कहलाएगा। किसी एक में चेंज हो जाना, चाहे वो वेलोसिटी में चेंज हो जाए, चाहे मास में हो जाए, या मास हो जाए चाहे वेलोसिटी हो जाए, किसी में भी चेंज हो जाना चेंज इन मोमेंटम कहलाएगा। अरे किसी में चेंज होगा तब तो, जैसे देखो मास तो यहां सेम है, यहां किस में चेंज होगा, सिर्फ वेलोसिटी में चेंज हुआ, वेलोसिटी में ही चेंज हुआ ना। तो जब वेलोसिटी में चेंज हुआ तो चेंज इन मोमेंटम कहलाया, क्योंकि जो फाइनल मोमेंटम माने से इनिशियल मोमेंटम। अगर सपोज वेलोसिटी यहां भी सेम रहता, यहां भी सेम रहता, किसी कंडीशन बस ये 2 kg था, यहां 4 kg हो जाता, तो ये मास में चेंजिंग आता, तभी तो चेंज इन मोमेंटम कहलाता, क्योंकि मास में भी चेंजिंग हो रहा है। आई बात समझ में? तो ये चेंज इन मोमेंटम क्या कहलाया कि किसी एक में चेंज हो जाना, चाहे मास चेंज हो जाए, चाहे वेलोसिटी चेंज हो जाए, कुछ भी एक चेंज हो जाए, उसी को चेंज इन मोमेंटम कहलाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया। चलिए इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चलो ठीक है, एक टोटल क्लियर हो जाएगा डॉट। ठीक है, जो भी दिमाग में आपको डॉट हो रहा है सब क्लियर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस देखिए और टक से मारिए। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे एक ये बॉल है ये एम मास का, इसका वेलोसिटी सपोज हम देते हैं v। ठीक है, यहां से यहां तक जाए, मतलब सपोज ये बॉल यहां तक आ गया, यहां पे इसका वेलोसिटी हो गया 2v और मास ये m ही है। ये m मास का वेलोसिटी शुरू में ये था v, और इस कंडीशन पे आने, इस दूरी पे आने के बाद इसका वेलोसिटी 2v हो गया। तो पहला क्वेश्चन बताइए, इनिशियल मोमेंटम initial momentum of body, final momentum of body, initial momentum of body, final momentum of body, और क्या है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी, और ये चौथा क्या है परसेंटेज चेंजिंग। परसेंटेज चेंज, ये 4 क्वेश्चन है। अब इसमें पूछ रहा है कि ये जो भी ये बॉल है इसका मास m है, ये बॉल का मास m है, यहां वेलोसिटी v था लेकिन यहां वेलोसिटी 2v हो गया। तो अब बताइए कि इसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा। इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, अरे इनिशियल मोमेंटम जहां से ये चला यही तो इनिशियल इसका मोमेंटम हो जाएगा ना। फाइनल इसका मोमेंटम ये हो गया लेकिन इनिशियल मोमेंटम ये हो गया, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, ये मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है मास इंटू v होता है, यही होता है ना। तो इनिशियल मोमेंटम मास इंटू v, तो इसको लिख सकते हैं कि m मास इंटू v इनिशियल। तो v इनिशियल कितना v दिया हुआ है, तो इज इक्वल टू m v। अब ये फाइनल पूछेगा तो फाइनल क्या हो जाएगा, ये भी तो वही होता है मास इंटू v फाइनल। फाइनल वेलोसिटी मास इंटू v फाइनल, तो मास कितना m है, v फाइनल कितना 2v है इंटू 2v, तो कितना हो जाएगा 2mv। इनिशियल mv फाइनल 2mv। अब क्या कर रहा है चेंज इन मोमेंटम बॉडी, मतलब इस बॉडी में कितना चेंज हुआ मोमेंटम का वो बताना है। तो मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम क्या बोले थे, चेंज इन मोमेंटम यही ना बोले हैं डेल्टा p इज इक्वल टू जो होता है क्या होता है, जो होता है इनिशियल माइनस फाइनल, मतलब जो भी मोमेंटम होगा p
सॉरी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, मतलब जो मोमेंटम फाइनल का होगा उसमें माइनस कर देना है इनिशियल मोमेंटम को। तो पी फाइनल क्या होगा, पी फाइनल ये हो गया, क्योंकि ये फाइनल एम भी क्या हुआ, फाइनल इस दिखा रहा है क्योंकि ये फाइनल मोमेंटम बताया। तो ये फाइनल मोमेंटम क्या होगा, 2mv, सॉरी कैपिटल M, 2mv माइनस mv में इनिशियल कौन सा होगा मोमेंटम, ये होगा mv। तो कितना हो गया, इज इक्वल टू mv। चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, mv हो गया, यही हो गया ना। चलिए अब हम देखेंगे परसेंटेज चेंज। अगर इसमें मोमेंटम जो हो रहा है, मोमेंटम में कितना परसेंट का इंक्रीज डिक्रीज क्या हो रहा है, ये कैसे हम फाइंड करें कि कितना परसेंट इसमें इंक्रीजिंग हुआ है। जो मोमेंटम जो आया, अगर इसका वेलोसिटी डबल यहां हो गया तो मोमेंटम में कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, कुछ भी। अगर यहाँ कम रहता तो डिक्रीज होता है, यहाँ ज्यादा वेलोसिटी होता है इंक्रीज ही तो होगा। तो कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ ये कैसे निकालेंगे। देखिए ये निकालने के लिए बस सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, जो फाइनल होगा माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100। ये इस वैल्यू को इसमें रख दीजिए, जो आंसर आया इसका परसेंटेज चेंज आ जाएगा। ये सिर्फ याद रखिएगा, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 1000। ठीक है, अब ये इसका आंसर निकाल लीजिए, तो क्या आंसर आ जाएगा यहां पर निकाल दे। ठीक है, परसेंटेज चेंज निकाल रहे हैं, परसेंटेज चेंज फाइनल कितना है, फाइनल इसका कितना है 2mv। चलिए 2, देखो बाबू यहाँ पे कैपिटल M है, ये मत करना कि सर स्मॉल m दे दिए, कैपिटल M दे दिए। ठीक है, 2mv माइनस इनिशियल कितना है mv, तो mv डिवाइडेड बाय इनिशियल कितना है mv इंटू 100। अभी कितना आ गया, अब इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, नीचे दिख रहा है जी, नहीं दिख रहा है, चलो यहां देख लो कितना आ जाएगा, परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा 2mv माइनस mv, कितना हो जाएगा mv डिवाइडेड बाय mv इंटू 1000। mv से mv कैंसिल, परसेंटेज चेंज इक्वल टू 100%। मतलब क्या हुआ कि इसमें है जो 100% का चेंज हुआ, मतलब 100% क्या, जो पहले था उससे दुगना हो गया। तो जब पहले एक तो उसका दुगना 2 हो गया, तो मतलब कि वो 100% इंक्रीज कर गया। तो यहाँ पे कितना परसेंट का चेंजिंग आ गया, 100% का चेंजिंग आ गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कितना परसेंट का क्या चेंजिंग होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट आते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। चलो, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये क्या कहता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। ये आपको जनरली अगर पता होगा तो सिर्फ यही पता होगा कि F इक्वल टू m है, यही पता है ना। हमें आशा थी आपको यही पता होगा। अगर इससे ज़्यादा कोई जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है कि आपको पता है। देखिए बाबू, F इक्वल टू m है तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ है, लेकिन है ये क्या, ये न्यूटन सेकेंड लॉ F इक्वल टू m है, बट लेकिन है ये क्या एक्चुअल में। देखो न्यूटन सेकेंड लॉ सिर्फ यही कहता है, देखिए क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोल रहा है कि देखिए, अगर देखिए सपोज ये बॉल है, ठीक है, ये सरफेस हो गया, ये बॉल है, इस पे कुछ फोर्स दिए इस पे, तो ये यहाँ कुछ वेलोसिटी से भी इनिशियल से जाएगा, ये मास m।
अगर ये फोर्स देने के बाद जो फोर्स लगेगा उसके कारण कुछ डिस्प्लेस करेगा, यहां से यहां तक पोजीशन में आया सपोज, यहां पर इसका वेलोसिटी जो है वी फाइनल हम देते हैं, यहां पे कुछ वेलोसिटी होगा, इसका मास भी m है, इस पोजीशन से इस पॉइंट तक आने में टोटल डेल्टा टी मतलब टी टाइम लगा। तो डेल्टा टी कैसे निकालते हैं, डेल्टा टी कैसे निकालते हैं कि जो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो फाइनल इसका यहां हो जाएगा, इनिशियल यहां, तो T1 ये हो जाएगा पॉइंट, ये T2 हो जाएगा, तो डेल्टा टी हो जाएगा T2 माइनस T1, यही तो डेल्टा टी होता है। अरे इस दो पॉइंट के बीच का टाइम जो निकालेंगे, फाइनल जो टाइम लगा उसमें इनिशियल टाइम को माइनस कर देंगे, तो हमको इसका बीच का जो टाइम लगा वो निकल जाएगा। तो बस वही टाइम को हम निकालें, जो फाइनल माइनस इनिशियल कर दिए हैं, तो T2 माइनस T1, फाइनल T2 था माइनस इनिशियल, ये क्या हो गया, मेरा टाइम निकल गया। कुछ फोर्स से यहां जा रहा है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को यहां जो भी फाइनल आने में जो मोमेंटम का चेंजिंग हो रहा है, जो मोमेंटम का चेंजिंग हो रहा है, यही फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो F होता है डायरेक्टली किसका प्रोपोर्शनल होता है, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P। इसको हम लिख सकते हैं, पूरा लिख देते हैं, यही क्या बोलते हैं, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। और ये मोमेंटम चेंज तो हो रहा है, ये तो हमको ही पता है कि यहां मोमेंटम कुछ और था, यहां फाइनल कुछ और है, क्योंकि वेलोसिटी में चेंजिंग आ रहा है, तो मोमेंटम में तो चेंजिंग आ रहा है, लेकिन बोल रहा है कि किस रेट से हो रहा है, क्योंकि जो ये सेकंड लॉ यही बोलता है कि भाई मोमेंटम में तो चेंज हो रहा है, ये हम मानते हैं, लेकिन किस रेट से हो रहा है। स्पीड तो कुछ होगा ना, तो स्पीड डिफाइन करने के लिए हमको टाइम को पता होना चाहिए, स्पीड डिफाइन के लिए टाइम पता होना, तो मतलब किस रेट से चेंजिंग हो रहा है, कितने फास्ट चेंजिंग हो रहा है, ये तुमको पता होना चाहिए। आई बात समझ में कि चेंज इन मोमेंटम तो ठीक है, लेकिन किस रेट से हो रहा है, तो द रेट, तो इसका जिस रेट से हो रहा है वो रेट यहां लिख देना है, डेल टी। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ये रिलेशन कहाँ है, ये न्यूटन सेकेंड लॉ से मिल रहा है कि भाई ये जब ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ तो इसमें कुछ टाइम लगा, तो टाइम इसको फाइंड कैसे किया, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ये जो टाइम यहाँ फाइंड हो गया। अब कह रहा है जो मोमेंटम यहाँ था, यहाँ कुछ और मोमेंटम होगा, तो चेंज इन मोमेंटम जो फोर्स होता है, जो मोमेंटम का चेंजिंग जो होता है वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो फोर्स हुआ जो मोमेंटम का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, लेकिन जो चेंज हो रहा है मोमेंटम, मान लेंगे तो चेंज हो रहा है, लेकिन किस रेट से हो रहा है ये हमको कैसे पता चलेगा। तो जिस रेट से हो रहा है वही डिफाइन करने के लिए फोर्स का जो इन्वर्सली हो जाता है वो क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है। आई बात समझ में। तो ये क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और क्या हो गया इसका टाइम का, फोर्स का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम। इतना तो सबको क्लियर है, चलिए ठीक है, क्लियर है तो ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या होता है कि ये जो डेल्टा पी है इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा, और ये इसको हम ये साइड कर लेते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है, चलिए इसको चेंज इन मोमेंटम यहां पर रहने देते हैं, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब अगर यहां से देखते हैं तो जो F हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, मोमेंटम का। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यही होगा ना। अरे डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, एम फाइनल माइनस एम इनिशियल, एम फाइनल माइनस एम इनिशियल, यही होगा, ठीक है। तो अब यहां से जो T2 माइनस T1 ये हमको क्या देगा, टी टाइम हमको पता चल जाएगा कि कितना टी लगा हमको यहां तक, यहां जो भी करने में जो टाइम हमको लग रहा है, ठीक है। तो
तो इसको हम फिर क्या लिखेंगे, इसमें एम और एम दोनों कॉमन है, फाइनल इनिशियल तो जो भी रहे, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, एम इनिशियल और एम फाइनल, तो एम कॉमन हो गया, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम को कॉमन ले लीजिए, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं, टी। कितना टाइम लगा, डेल्टा टी को ही हम टी लिखते हैं, कितना टाइम लगा यहां तक जर्नी में, ठीक है। अब यहां देखिए क्या होता है, आपको ये कुछ जाना पहचाना दिख रहा है, ये वी एफ माइनस वी आई मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जब रेट का बात आ गया, जब न्यूटन सेकेंड लॉ में अगर जब रेट का बात है मतलब कि उसमें एक्सेलरेशन होगा। जैसे एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट का मतलब हो गया कि उस एक्सेलरेशन की बात हो रही है, तो यहां भी रेट का मतलब कि एक्सेलरेशन की बात हो रही होगी। तो इसमें वही होता है, जो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या निकालते हो, v माइनस यू इज इक्वल टू 80 होता है। तो यहां पे क्या करते हो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, फाइनल माइनस इनिशियल बाई टी, फाइनल माइनस इनिशियल बाई टी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम फाइनल माइनस इनिशियल बाई टी इज इक्वल टू ए, क्योंकि v माइनस आई, v माइनस वी आई डिवाइड बाई टी मतलब वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी होता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन लिख सकते हैं m इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए ये क्या किया गया था, न्यूटन साहब ने k वैल्यू को डिनोट किया था, जिसका k का वैल्यू कितना दिया है, इज इक्वल टू 1। यही f इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम ए। ये क्या था हमारा, यही न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि f इज इक्वल टू एम ए। कैसे आया, देख रहे हैं ना कैसे आ रहा है, डिराइव कैसे हुआ है, कि किसी भी देखिए क्या हुआ कि फोर्स कुछ भी लग रहा हो, फोर्स लगने के बाद जो टाइम यहां लिया जा रहा है वो टाइम को देखा गया है, जो भी टाइम को लिया गया और टाइम को देखा जा रहा है। तो टाइम में जो इनिशियल वेलोसिटी है फाइनल, तो जो इनिशियल मोमेंटम होगा फाइनल मोमेंटम कुछ और होगा, क्योंकि वेलोसिटी में चेंजिंग आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो फोर्स जो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम, लेकिन किस रेट से चेंज हो रहा है उसमें रेट को भी तो पता होना चाहिए। तो जिस रेट से चेंज हो रहा है उसको हम टाइम से डिवाइड कर दिए रेट को डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पे जिस रेट से डिफाइन किए तो क्या आ जाएगा, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। पहले क्या बताया था, एम v1 माइनस एम v2 जो होता है, ठीक है। तो फाइनल एम एफ माइनस डिवाइडेड सॉरी माइनस एम वी आई, मतलब कि मास इंटू वेलोसिटी माइनस मास इंटू वेलोसिटी, ये फाइनल ये इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम डेल्टा टी इज इक्वल टू टी, क्योंकि जो इसके बीच में टाइम लगा वही तो टाइम देंगे ना। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू टी, तो यहाँ पे टी का वैल्यू क्या आ गया, टी आ गया। यहाँ पे एफ माइनस वी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है। तो ये एक्सेलरेशन दे दिए। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी जो दिया हुआ इसको हटाने के लिए के का यूज किया गया। के का वैल्यू क्यों यूज किया गया था, क्योंकि न्यूटन साहब ने ये प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए के का वैल्यू 1 दिए थे, जिसका एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। आई बात समझ में। अब देखिए जो ये फोर्स होता है, जो फोर्स होता है, फोर्स का जो एसआई यूनिट, इतना पहले तुम लिख लो, ठीक है। चलो अब क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया सभी को। चलिए अब समझ में आ गया तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है कि जब देखिए अगर सपोज क्रिकेट मैच देखते होंगे, ठीक है। क्रिकेट मैच देखते हैं तो क्या होता है,
जब कोई बैट्समैन बॉल को हिट करता है, जब कोई बैट्समैन बॉल को हिट करता है और अगर हिट करने के बाद अगर वो ज़्यादा हाइट चला गया तो वो जाहिर सी बात है फील्डर कैच रोकना चाहेगा। तो कैच जो रोकने वक्त क्या होता है, कैच रोकने वक्त अपना हाथ को पीछे कर लेता है। ये काहे कर लेता है, ये करे का रीजन कुछ होगा ना, अरे कुछ करने का रीजन होगा ना कि हाँ भाई हाथ हम पीछे कर लिए, थोड़ी ना नियम होगा, नहीं बीसीसीआई नियम कर दिया कि हाथ भाई कैच रोकना तो पीछे कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है। इसका कोई रीज़न है, क्योंकि जो क्रिकेट खेलने वाले जो भी इंसान जो होता है, बंदा जो होता है, उसको भी कुछ मोमेंटम के बारे में नॉलेज होती है, फोर्स के बारे में नॉलेज होती है। अगर नॉलेज ना भी होती है तो वो कोचों द्वारा उसको बता दिया जाता है कि बबुआ देखो अगर कैच रोकोगे ना तो ये हाथवा पीछे कर लेना, नहीं तो हाथवा हो सकता है फ्रैक्चर कर जाएगा, तो तुम जानते हो 1-2 महीना के लिए बैठा देंगे, फिर बैठा दें क्या, तुमको बैठना पड़ेगा। इसीलिए उसको बताया जाता है कि नहीं कैच रोकने वक्त हाथ को पीछे करें, क्योंकि आप हाथ पीछे कीजिएगा तो आपको हाथ में चोट कम लगेगा, ऐसा बताया जाता है। तो देखिए क्या होता है, अगर सपोज ये देखिए अगर कोई एक यहाँ फील्डर है, ठीक है, एक ये फील्डर है, ये यहां से बॉल को ऐसे यहाँ कैच रोका बॉल को, ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल ही समझना, ये बॉल है कैच रोका। और इस कंडीशन पे ये हाथ क्या करता है, ये कैच रोकने वक्त ये अपना हाथ इस पोजीशन से लाके धीरे धीरे क्या कर देता है, ये हल्का नीचे लेके चला जाता है। अब बॉल यहाँ मतलब यहाँ से स्टार्ट किया और ये यहाँ पर एंड किया, कैच ऐसे लिया फिर जाके ऐसे लेने वक्त ऐसे किया, ठीक है, मतलब कैच लेने वक्त हाथ पीछे की ओर किया। तो कैच लेने वक्त ये ऐसे कंडीशन है, और जब बॉल हाथ में टच हो गया उसके बाद हाथ को पीछे धीरे धीरे ला रहा है, मतलब बॉल के साथ ही ये पीछे ला रहा है, ठीक है। और एक ये कंडीशन है कि एक ये बंदा है कि भाई सब बहुत फैंटम दिखा रहे, फैंटम बन रहे थे हीरो, तो इनको क्या करना था कि नहीं हम हाथ काहे पीछे लेंगे, हम ऐसे ही रखेंगे। ये बॉल आया आदम ऐसे एकदम ऐसे कसके से पकड़ लिया। अगर सपोज ये बॉल ये एक बॉल है, एक ये बॉल है, एक ये बॉल है, बड़ा बॉल बना देना, ठीक है। अगर सपोज इसका मास है 3 kg है, इसका भी मास 3 kg, सब सेम बॉल है, ठीक है, सबका मास 3 kg। अब ये इसका सपोज जो बॉल यहां से आ रहा है तो इसका कुछ वेलोसिटी होगा, जब बॉल ऊपर से आ रहा था कुछ वेलोसिटी के साथ आएगा, तो वेलोसिटी के साथ जब आएगा तो इसका वेलोसिटी मान लिया जाए कि इसका वेलोसिटी सपोज 6 मीटर पर सेकेंड है, ये सेम वही बॉल है तो इसका भी वेलोसिटी वही 6 मीटर पर सेकेंड है। इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि तीनों सेम बॉल को ही रोक रहा है। एक ये तीनों नहीं सॉरी 2, क्योंकि ये तो सेम कंडीशन है, क्योंकि ये बॉल आने वक्त और फिर धीरे धीरे पीछे कर रहा है बॉल, ये इस कंडीशन को फॉलो किया है, मतलब कि यहाँ दिखा रहे हैं। और ये है कि फैंटम बन के कर नहीं हम ऐसे ही रोकेंगे, तो क्या होता है कि ये जब बॉल यहाँ रोका तो क्या होगा, इस कंडीशन में क्या फोर्स लगेगा। अगर सपोज ये बॉल रोकने से यहां तक लाने में सपोज इसका टाइम जो लग रहा है, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड लग रहा है। इसमें जो टाइम लग रहा है 0.3 सेकेंड, मतलब क्या समझ रहे हो। अरे इसमें अगर सपोज ऐसे में बॉल हम अचानक रोक रहे हैं तभी तो उसमें टाइम लगेगा ना, अचानक रोकने बाद भी तो टाइम कुछ लगेगा ना, हाथ में आने वक्त टाइम लगेगा ना। तो जब बॉल इसमें हाथ में अचानक आएगा उसमें भी कुछ टाइम तो लगेगा, कुछ लगेगा थोड़े समय के लिए होगा लेकिन कुछ तो लगेगा, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में होगा कि इस कंडीशन में कि ये बॉल ऐसे लिया और ला के धीरे धीरे यहां लाया, इस पोजीशन पे ऐसा हाथ पीछे किया, ऊपर लेके गया और हाथ धीरे धीरे पीछे लाया, तो यहां से ऊपर से पीछे तक लाने में जो समय लगा वो 2 सेकंड लग गया। अब देखिए कि इस दोनों में कंडीशन में केस ये 1 देख लीजिए और ये केस 2 देखिए।
अब ये दोनों कंडीशन में देखिए फोर्स को कैलकुलेशन कीजिए, आपको कुछ अजीब सा फील होगा। देखिए क्या होता है, जो F इज इक्वल टू होगा, क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू होता है एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ठीक है, अब देखिए जो F हो जाएगा, M तो सेम है 3, तो इसको M को बाहर लगते हैं, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। F इज इक्वल टू M कितना है 3, V फाइनल क्या, V फाइनल फाइनली जब बॉल हम वेलोसिटी से पूछा है तो फाइनली बॉल हम रोकेंगे तो फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि बॉल रुक गया। अरे इनिशियल 6 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, हम तो कैच ले लिए तो हाथ में आ गया तो फाइनल वेलोसिटी 0, तो ये फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 6 डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या करना। अब टाइम इसमें कितना लग रहा है 2 सेकेंड, ये 2 सेकेंड टाइम इसमें लग रहा है भाई साहब। इसको टोटल यहां से यहां तक कवर करने में 2 सेकंड लग रहा है। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 3 ये माइनस 6 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 9। ये केस 1 का था, केस 1 में। अब केस 2 का देखिए तो भाई साहब, ये केस 1 का था, अब केस 2 का देखिए, केस 2 में क्या होगा, बस वही करना। F इज इक्वल टू क्या, M कितना है 3, M या फाइनल, इसका फाइनल क्या होगा 0 हो जाएगा माइनस इनिशियल 6 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लग रहा है 0.3 सेकेंड, 0.3 सेकेंड। यहां से डेसिमल को हटाएंगे तो कितना माइनस 18 डिवाइडेड बाय 3, डेसिमल को तो ऊपर 10, अब 3 6 18, F इज इक्वल टू माइनस 60। अब देखिए केस 1 में बस टाइम को ज्यादा दिए तो कितना, इतना न्यूटन आया, F इज इक्वल टू इतना न्यूटन, ये इतना न्यूटन। माइनस को भी निगलेक्ट कीजिए, यहाँ पे माइनस कोई मतलब नहीं है, ठीक है, यहाँ पे माइनस के लिए कोई मतलब नहीं है, माइनस को निगलेक्ट कीजिए, उसको दिमाग में नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ पे 9 न्यूटन फोर्स लग रहा है, अगर टाइम को 2 सेकंड के लिए ये सिर्फ टाइम को बढ़ाता है तो इस कंडीशन में 60 न्यूटन, इससे 6-7 गुना ज्यादा, इससे 6 से 7 गुना ज्यादा फोर्स लगा। तो आप ही समझिए जो अचानक रोकने पे 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और जो बॉल यहां से लेकर ऐसे करके रोक रहा है तो किसको लग रहा है सिर्फ 9 न्यूटन, मतलब उसमें फोर्स कम लग रहा है। इसी से पता चलता है कि कितना फोर्स का इफेक्ट है। क्या डिपेंड करता है इस पे कि टाइम को, जैसे ही टाइम को हम बढ़ाएंगे फोर्स उस पर कम लगेगा, टाइम को घटाएंगे फोर्स उस पर क्या लगेगा ज्यादा लगेगा। इसमें टाइम को घटा दिए तो क्या फोर्स ज्यादा लगा, टाइम को बढ़ा दिए तो फोर्स कम लगा। समझ में आ रहा है क्या हम बोलना चाह रहे हैं कि टाइम जो हुआ एकदम, टाइम जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स का, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में अगर फोर्स में टाइम को क्या करते हैं इंक्रीज कर दें, टाइम को बढ़ा दें तो वो क्या होगा, फोर्स क्या होगा डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसी फोर्स को डिक्रीज करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा। ये आपको एग्जांपल समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट, अगर सपोज अगर तुम एक गद्देदार, ठीक है, गद्देदार एक है कि सीमेंटेड सरफेस पे, ठीक है, जो पन्ना प्लास्टर किया हुआ सीमेंटेड सरफेस पे, और एक है कि थोड़ा सा गद्देदार कहीं पे, जिसको बोलते हैं नमारी वगैरह, सुने हो ना, बस बालू पे या किसी स्पॉन्जी चीज से, गद्देदार चीज पे जो थोड़ा सा स्पॉन्जी हो। अगर तुम बालू या किसी गद्देदार चीज पर कूदो, और एक है कि सीमेंटेड सरफेस पर कूदो, किसमें मजा ज्यादा आएगा? सीमेंटेड में कूदोगे तो मजा तो ज्यादा ही करेगा, आएगा ना जी। देखो क्या होता है इसमें, क्या हुआ अगर तुम सीमेंटेड सरफेस पर कूदोगे तो क्या हो जाता है, मजा आ जाता है कि नहीं? कूदा तो मजा आ जाएगा कि वाह क्या मजा है, कहाँ पहुंच गए, ऐसा फील होता है ना। देखो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी इंसान अगर किसी हाइट से कूदता है, कोई भी इंसान किसी हाइट से हार्ड सरफेस पे कूदता है, कठोर पदार्थ पे कूदता है, तो उसमें क्या होता है
कि ऑब्जेक्ट जब जंप किया तो कुछ मास तो ऑब्जेक्ट का है ही है, वेलोसिटी से कुछ ऑब्जेक्ट जो ट्रेवल करेगा। जब ऐसे जंप किया तो मास है, इसमें वेलोसिटी भी नीचे आते चला जाएगा। जब मास वेलोसिटी के साथ नीचे आता चला जाएगा तब तक तो उसको कुछ नहीं होगा, उस बंदे को कुछ नहीं होगा, क्योंकि मास है, वेलोसिटी है, कोई दिक्कत नहीं, वेलोसिटी बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है ऊपर से कूदेंगे तो वेलोसिटी तो बढ़ते ही चला जाएगा। अरे वेलोसिटी ऊपर से बढ़ते ही चला जाएगा ना, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से इनिशियली ड्रॉप कर देता है, हर पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी उसका बढ़ते ही जाता है, बढ़ती तो पता ही है। अगर नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो को देख लेना, हम उसमें बताए हैं। तो क्या आता है कि वेलोसिटी बढ़ते चला जाएगा, तो तब तक उस ऑब्जेक्ट को कोई दिक्कत नहीं, हम जब तक हम वेलोसिटी मेरे में बढ़ रहा कोई दिक्कत नहीं, चलो बढ़ रहा है बढ़ने दो कोई दिक्कत नहीं, हमको क्या बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, बढ़ रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब तक वो सरफेस पे आने से थोड़े से पहले तब तक उसको कोई दिक्कत नहीं, वेलोसिटी बढ़ रहा है। जब वो सरफेस पे स्ट्राइक किया तब तक भी उसको कोई दिक्कत नहीं है, अरे उस पर टकराया तब तक भी उसका कोई दिक्कत नहीं है, अरे वो टकरा गया। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है कि साला वो जो टकराने पे जो वेलोसिटी उसका जो होता है, जो वेलोसिटी हम गेन करके आ रहे हैं, उस वेलोसिटी को अचानक वो टक से जीरो हो जाता है। अरे अचानक ऊपर से गया, टक से गिरा, यहाँ टक से गिरा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टक से गिरने के बाद वेलोसिटी जीरो हो गया। अचानक वेलोसिटी इस पे जीरो हो गया तब क्या हुआ, अचानक वेलोसिटी जब जीरो होता है तब उसमें क्या होता है, जब अचानक वेलोसिटी जीरो हो गया तो उसमें कोई टाइम से कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि अचानक वेलोसिटी ज्यादा है तो उसमें फोर्स ज्यादा लगेगा, फोर्स ज्यादा लगेगा। अब फोर्स वही ज्यादा लगने के कारण क्या होता है, फोर्स ज्यादा लगने के कारण ज्यादा इंजर्ड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। क्यों ज्यादा इंजर्ड होगा, क्योंकि वो अचानक वेलोसिटी वो जीरो हो गया, इसी के कारण वो इंजर्ड होता है ज्यादा, ठीक है। और अगर किसी गद्देदार ऑब्जेक्ट पर जंप करें तो क्या करता है, गद्देदार ऑब्जेक्ट पर से जंप करोगे ना तो वो ऑब्जेक्ट इस सरफेस पर आने पर कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसके बाद ये जो जितना वेलोसिटी और मास वेलोसिटी के साथ जितना फोर्स के साथ जो नीचे आ रहा है, नीचे आने बाद जब इस पे जंप किया तो वो उतना जितना फोर्स उस पे अवेलेबल है उस हिसाब से जिस टाइप का इलास्टिसिटी ऑब्जेक्ट में है, धंसने की जितना क्षमता है उस क्षमता के अनुसार वो अपना नीचे धंसाते चला। मतलब कि वेलोसिटी को इस पॉइंट पर लाया, जीरो नहीं हुआ, वेलोसिटी इस पॉइंट पर लाया गद्देदार किसी ऑब्जेक्ट पे, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट आया तो वेलोसिटी जीरो नहीं हुआ, हाँ जो वेलोसिटी से आ रहा था उससे हल्का कम हुआ, धीरे धीरे वो वेलोसिटी क्या हुआ, कमते चला जाएगा। एक फाइनली लास्ट स्टेज पे जब सबसे मैक्सिमम जब वो स्पॉन्जी पूरा चप जाएगा तब मैक्सिमम पे उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तब जब वेलोसिटी जीरो हो जाता है तभी उसमें जो जब ग्राउंड से टच होने के बाद जो जितना वेलोसिटी जब तक ग्राउंड से टच हुआ तो वेलोसिटी कुछ तो होगा, और उस वेलोसिटी से जीरो वेलोसिटी तक होने तक जितना उसमें टाइम लग रहा है, वही तो दिखा रहा है कि जितना उसमें टाइम जितना ज्यादा लगेगा उसमें फोर्स उतना कम लगेगा, इसी कारण वो कम इंजर्ड होता है। आई बात समझ में कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में ये टक से यहाँ कूदा तो ये स्पॉन्जी के कारण ये धंसता चला गया, तो यहाँ वेलोसिटी जब जैसे ही ग्राउंड टच किया, स्पॉन्जी ग्राउंड को टच किया, तो जब टच करने बाद और वेलोसिटी टच करने में कुछ वेलोसिटी होगा, और उस वेलोसिटी से जहां वेलोसिटी जीरो होने तक जितना समय लग रहा हो, स्पॉन्जी चीज में जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो जीरो होने तक जितना समय लग रहा हो, जिसके कारण जितना ज्यादा समय लगा उतना फोर्स कम लगेगा। क्यों कम लगेगा, क्योंकि वो टाइम जो होता है, जो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स का होता है। जितना ज्यादा टाइम उतना कम फोर्स, जितना कम टाइम उतना ज्यादा फोर्स। समझ में आई क्या हम बोल रहे हैं? सो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया। अगर सपोज आप किसी रबड़ वाले ऑब्जेक्ट पे जंप करते हैं और किसी सीमेंटेड पाथ पे जंप करते हैं, तो सीमेंटेड पाथ पे आपको ज़्यादा चोट लगेगा, क्योंकि उस पर टाइम है जो डायरेक्ट जो अचानक वेलोसिटी को एकदम गिरा देता है, एकदम जीरो कर देता है। अचानक
टाइम उसमें लेता ही नहीं है वेलोसिटी जीरो करने में। और लेकिन जो स्पॉन्जी चीज़ है उस पर क्या होता है, उसमें टाइम लेता है जंप करने में। जैसे देखिए, जैसे ये सरफेस है, ये सीमेंटेड सरफेस है। जब यहाँ से कोई इंसान जंप करता है तो यहाँ आके कूदने के बाद तो जाहिर सी बात है तो गिरेगा ही, इसमें कोई कमी नहीं। और लेकिन जब इस स्पॉन्जी चीज़ पे जब ये ऑब्जेक्ट या इंसान को जंप करता है तो ये यहाँ पे जंप करेगा ऐसे। ये फिर इसके बाद यहाँ पहुँचने के बाद ये किस कंडीशन में आ जाता है, इलास्टिसिटी है, ये इलास्टिक मटेरियल, और ये क्या है, सॉलिड मटेरियल। ठीक है, हार्ड सॉलिड मटेरियल। ठीक है, और इलास्टिक जैसे जंप किया तब ये किस कंडीशन में आ जाता है, ये आ जाएगा ऐसे हुआ तो ऐसे होके ऐसे हो जाएगा, और जो ऐसे है वो इस टाइप का, इस टाइप का। ये जंप किया तो कहाँ आ जाता है, दम इस पॉइंट से ऐसे होते होते दम यहाँ तक आ जाएगा। मतलब ये दाब जाता है। जो इस पॉइंट से यहाँ तक जो आने में जितना ये टाइम लगा, जितना टाइम इक्वल टू मान के x लगा, टाइम जितना ये टाइम लगा इस सरफेस से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा, यही टाइम हेल्प क्या करता है, फोर्स को डिक्रीज करने में। फोर्स को डिक्रीज करने में यही हेल्प करता है। और इस पे क्या है कि इस पे है जो अचानक वेलोसिटी को यहाँ पे इस सरफेस पे आया, तो इस सरफेस पे आने पे क्या होता है, अचानक वेलोसिटी यहाँ करता है जीरो, अचानक करता है। लेकिन यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक क्या करता है, वेलोसिटी को डिक्रीज करता है। इस पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होता है। ठीक है, बात समझ में आई कि वेलोसिटी कैसे डिक्रीज होता है। चलिए, तो ये आपका था न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो अगली क्लास में आपको न्यूटन थर्ड लॉ इसके अगले क्लास में लेंगे। इससे पहले आपको ये न्यूटन सेकेंड लॉ के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में आपको टोटल सॉल्व्ड जो एनसीईआरटी जो इंसर्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन जो है वो हम आपको सोल्व करेंगे। शायद 4 या 5 क्वेश्चन है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।